नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या, शिवसेना ने की जांच की मांग। केंद्र सरकार ने कहा हिंदू धर्म के खतरे में होने की बात काल्पनिक, कोई सबूत नहीं। बंगाल में बीजेपी छोड़ रहे नेता दिलीप घोष अध्यक्ष पद से हटाए गए। पंजाब की घटना से उत्तेजित पायलट कैंप, राजस्थान में फेरबदल के आसार। और शिवसेना के अनंत गीते बोले शरद पवार ने कांग्रेस के पीठ में खंजर घोंपा था। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। कल आपने देखा था कि किस तरीके से जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, उनके अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से सनसनी मच गई है। कल जब उनके मौत की खबर आई और इलाहाबाद में उनकी मौत हुई थी, तो उस समय उनके घर से जिस मठ में वो मरे पाए गए, वहां से उन सबको एक सुइसाइड नोट मिला। 7 या 8 पेजेस का वो सुइसाइड नोट है और ये कहा गया है कि उनके किसी एक शिष्य की वजह से उन्हें बहुत मानसिक तनाव था। अभी ये भी खबरें आ रही थी कि हाल में उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां अपने कुछ शिष्यों को दी थी, तो वो मानसिक तनाव से क्यों गुजर रहे थे, क्या वजह थी, ये सारी जो चीजें हैं इसको लेकर थोड़ा सा खलबली मच गई है। और जिस तरीके से नेता आगे बढ़कर आकर बोल रहे हैं, और तो उससे एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ के राज में जो अपने आप को एक हिंदुत्व का बड़ा नेता मानते हैं और हिंदू धर्म के रक्षक माने जाते हैं और अपने आप को दावा भी करते हैं, तो उनके राज में महंत और साधु भी सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर राजनीति जाहिर सी बात है कि गर्मा गई है। न्यायिक जांच की मांग की गई है इसको लेकर और एसआईटी बना दी गई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके एक शिष्य हैं अनंत गिरी, जिनको कि हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है और उस सुइसाइड नोट में अनंत गिरी का नाम है। और इस सुइसाइड नोट में ये लिखा गया है कि जो अनंत गिरी हैं उनकी वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन अनंत गिरी जब उनको हिरासत में लिया जा रहा था, हरिद्वार से उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लिए जाने के पहले उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सुइसाइड नोट में उनका नाम आया है ये उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है। और उन्होंने ये भी कहा कि महंत नरेंद्र गिरी कभी भी 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखते थे और उन्हें इस बात को देखकर हैरानी हो रही कि कैसे इतना लंबा उन्होंने एक सुइसाइड नोट लिखा। तो ये मामला इतना पेचीदा नहीं है और इसे कथित आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन आत्महत्या है या हत्या है इसको लेकर जब छानबीन होगी तब पता चलेगा। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति उभर रही है और जिस तरीके से अखाड़ा परिषद जो ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, ये देश का सबसे बड़ा साधुओं का संस्थान माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो पावर गेम है वो भी चल रहा था और नरेंद्र गिरी को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो हटाना चाह रहा था। और क्या वजह उनकी मानसिक तनाव की थी, ये सारी बातें छानबीन में पता चलेंगी। लेकिन आपको ये बात बता दें कि एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बना दिया गया है और शिवसेना ने इस पर सीबीआई जांच की मांग की है और साथ में ये भी लिखा गया है कि हिंदुत्व का गला घोंट दिया गया है। इस बात को लेकर शिवसेना के लीडर संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है। तो एक तरीके से जो जंगल राज है सामने नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो कि भगवा वस्त्र में और हिंदुत्व के रक्षक माने जाते हैं, वहां पर उनके अपने साधु और संत ही सुरक्षित नहीं है। लेकिन इससे हिंदुत्व की राजनीति क्या बदलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ये दावा करती थी कि वो हिंदुत्व की पैरोकार है, हिंदुत्व की रक्षक अपने आप को उसका दावा करती थी। लेकिन अब सब विपक्षी पार्टीज अब कूद पड़ी हैं और निशाने पर इस समय बीजेपी है कि देखिए, हिंदू राष्ट्र की आप बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, साधु और संतों की आप बात करते थे, लेकिन आप अपने साधुओं की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो महंत गिरी की मौत से राजनीति भी गर्मा गई है और बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो क्यों नहीं अपने साधु और संतों की रक्षा कर पा रही है। बहरहाल ये आत्महत्या है या हत्या, ये शायद अभी कुछ दिनों में पता चलेगा। इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर एक आरटीआई को लेकर जुड़ी हुई है और आपको बता दें कि एक आरटीआई में ये पूछा गया था कि क्या हिंदू धर्म खतरे में है
और ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, इनका नाम है मोहनीश जबलपुरे, इन्होंने नागपुर से सवाल किए थे गृह मंत्रालय को। जी हाँ, अमित शाह के मंत्रालय से ये पूछा गया था कि क्या हिंदू धर्म खतरे में है, तो जिसके जवाब में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वीएस राणा, तो उन्होंने एग्जैक्टली ये बात कही कि वो उतनी ही जानकारी दे सकते हैं जो उनके पास है, और ये जो सवाल पूछा गया है कि क्या हिंदू धर्म खतरे में है या नहीं है, ये काल्पनिक सवाल है और इसका जवाब देना संभव नहीं है। साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इसका कोई सबूत नहीं है, यानी कि गृह मंत्रालय ने इन सारी खबरों को एक तरीके से खारिज कर दिया है कि हिंदू धर्म खतरे में है। अब आपको बता दें कि ये खबर हिंदी डेली जो दैनिक जागरण है उसमें छपी थी, कांग्रेस का जो माउथपीस है नेशनल हेराल्ड उसमें छपी, और लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल जैसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो एक तरीके का नैरेटिव बनाते रहे हैं और चुनाव में और वैसे भी कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो इसको लेकर अब केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इनकार किया है, खासकर अमित शाह के गृह मंत्रालय ने इनकार किया है और एक सिरे से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि इसमें सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो ये बयान अपने आप में अहम बयान है और इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल में आपने देखा था जब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो अक्सर ममता बनर्जी को ये कहा गया था कि वो बेगम है और मुस्लिम परस्त हैं, और किस तरीके से बीजेपी हारी क्योंकि सारे जो बंगाल के मुस्लिम थे वो एकजुट हो गए। तो ये जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं और ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स मैंने जिनका नाम लिया, चाहे वो आरएसएस हो, वीएचपी हो और चाहे बजरंग दल हो, तो ये एक तरीके का झूठा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। और क्योंकि अब इसे गृह मंत्रालय ने एक सिरे से खारिज किया है तो अब अमित शाह बताएं कि क्या सही है। उनके मंत्रालय ने कहा है कि हिंदू धर्म पर कोई खतरा नहीं है, ये सब झूठ है, इस पर कोई सबूत नहीं है। तो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जिस तरीके का एक नैरेटिव फैला रहे हैं और जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी की आईटी सेल फैलाती है, तो वो क्या सही है। तो यानी कि झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मंत्रालय के एंड पर जब ऑफिशियली ये सवाल पूछा जाता है तो हिंदू धर्म बिल्कुल खतरे में नहीं है, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी और बीजेपी की आईटी सेल फैलाती है। तो ये जो एक पब्लिक नैरेटिव बीजेपी बनाने की कोशिश करती है कि देखिए हिंदू धर्म है वो वाकई खतरे में है, वो अल्पसंख्यक समुदाय हो जाएगा, जिस तरीके से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये लोगों को मिसलीड कर रही है बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल। सिर्फ मिसलीड ही नहीं करना, भड़काना और भड़काकर एक गलत तथ्य को लोगों के बीच में परोसना। तो आप आज इससे आप जो हिंदू धर्म खतरे में है इसका झूठ आज एक तरीके से इस आरटीआई ने इसका पर्दाफाश किया है। अब बीजेपी बताए कि ये झूठा नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है। क्या ये वोट के लिए कि लोग वोट करेंगे बीजेपी को? तो इस झूठे नैरेटिव की क्या जरूरत है अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो एक तरीके से बीजेपी की पोल खुल गई है इस आरटीआई के जरिए और मोहनीश जबलपुरे ने वो सवाल पूछा है जिससे कि बीजेपी वाकई में फंस गई है, क्योंकि पब्लिक नैरेटिव में वो ये कहती है कि देखिए हिंदुत्व की राजनीति हम कर रहे हैं और हिंदू खतरे में है, लेकिन आरटीआई में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इसका कोई सबूत नहीं है और ये एक काल्पनिक चीज है। तो अगर काल्पनिक है तो काल्पनिक चीजों के आधार पर वोट बैंक बीजेपी क्यों साध रही है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सोचिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। आइए तीसरी खबर की ओर चलते हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा था कि किस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल ज्वाइन किया था, वो तृणमूल में शामिल हो गए थे। इसके पहले भी खबरें आई थी कि किस तरीके से 4 एमएलएज और कुछ एमपीज ने भी तृणमूल ज्वाइन किया है। और अब खबरें ये आ रही हैं कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप घोष, जो कि अपने बहुत विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं और ध्रुवीकरण जो बयान ध्रुवीकरण करते हैं उनको देने के लिए जाने जाते हैं, उनको अब अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह शकुंतला मजूमदार जो 41 साल के हैं उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि
दिलीप घोष को क्यों हटाया गया। उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं जीत पाई। ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में मेन विपक्षी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरी है, लेकिन 200 सीटों में से अब 71 सीटों पर ही बीजेपी है, क्योंकि बहुत सारे एमएलएज ने बीजेपी छोड़ दी है। तो बीजेपी इस बात की का इंतजार कर रही थी कि समय आने पर दिलीप घोष को हटाया जाएगा। तो दिलीप घोष के लिए ये एक तरीके का पनिशमेंट है। उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट तो बनाया गया है, लेकिन साथ में ये भी मैसेज है कि क्योंकि वो बीजेपी को नहीं जिता पाए पश्चिम बंगाल में, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है। तो जिस तरीके से राज्य में फेरबदल हो रहा है, अब देखना यह होगा कि बीजेपी को किस मकाम तक मजूमदार जी, जो नए बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो पहुंचाते हैं। अब आपको बता दें कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं, जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो दक्षिण बंगाल से हैं और सुकांता मजूमदार वो नॉर्थ बंगाल से हैं। तो बीजेपी ने एक तरीके की बैलेंसिंग किया है दक्षिण बंगाल में और उत्तर बंगाल में। अब लेकिन देखना यह है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि राज्यों के चुनाव वहां खत्म हो गए हैं। अब अगली लड़ाई जो बीजेपी को लड़नी है वो 2024 के लिए है। तो सुकांता मजूमदार और शुवेंदु अधिकारी क्या बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करा पाएंगे नेशनल इलेक्शंस में, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक प्यूनिटिव पनिशमेंट है। इसको भले ही पनिशमेंट दिलीप घोष ना माने या पार्टी ना माने, लेकिन उनको अध्यक्ष पद से इसीलिए हटाया गया है क्योंकि उनकी वजह से, उनके बयानों की वजह से और जिस तरीके से वो लीडर्स के साथ डील कर रहे थे, उसकी वजह से बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी छोड़कर अब वो तृणमूल में चले गए हैं और साथ में वो बीजेपी की जीत को भी दर्ज नहीं करा पाए, भले ही वो कितने विवादास्पद बयान उन्होंने दिए हों। तो उनके वर्किंग स्टाइल से बिल्कुल साफ है कि बीजेपी खुश नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं राजस्थान की। कल आपने देखा था कि किस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिया और जिस समय ये काम चल रहा था, जिस समय चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी बीच ये खबरें आई कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की और जो कैबिनेट में फेरबदल होना है उसको लेकर चर्चा किया। सचिन पायलट को ये बताया जा रहा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द ही फेरबदल किया जाएगा। इसके अलावा अजय माकन ने भी हाल में बहुत सारे राजस्थान के दौरे किए हैं, उन्होंने एमएलए से बात की है और कई कॉरपोरेशंस और बोर्ड्स पर जो नियुक्तियां हैं वो उनके अपने चुने हुए एमएलएज और उनके जो पसंदीदा एमएलएज हैं उनको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि वो नियुक्तियां होंगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या अशोक गहलोत को हटाया जाएगा, क्या पंजाब का जो प्रयोग है वो राजस्थान में भी होगा, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में भी विद्रोह है, छत्तीसगढ़ में भी विद्रोह के सुर नजर आ रहे हैं, जहां पर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्योंकि पंजाब से अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया है, इसलिए अब अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अशोक गहलोत को भी हटाया जाएगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एमएलएज अमरिंदर सिंह के खिलाफ थे, भारी संख्या में एमएलएज अमरिंदर सिंह के खिलाफ थे, लेकिन अशोक गहलोत के साथ बहुत सारे एमएलएज हैं। तो क्या पंजाब का प्रयोग राजस्थान में रेप्लिकेट किया जा सकता है और फिर छत्तीसगढ़ का क्या होगा? ये सारे बड़े सवाल इस समय कांग्रेस के सामने हैं और इनको राहुल गांधी कैसे डील कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट को ये बताया जा रहा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है वो जल्द से जल्द ये फेरबदल होगा। अब ये फेरबदल की शक्ल क्या होती है? क्या सचिन पायलट के चुने हुए एमएलएज को बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन में बैठाया जाएगा? क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा या फिर सचिन पायलट को कोई बड़ा ओहदा पार्टी में दिया जाएगा ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े रोल में नजर आए? तो ये सारे अभी ओपन एंडेड सवाल हैं, इसको लेकर अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अटकलें बिल्कुल तेज हो गई हैं पंजाब में जब से अमरिंदर सिंह को हटाया गया है कि अब हो सकता है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की इकाइयों में विद्रोह नजर आ रहा है वहां पर जो राहुल गांधी हैं वो शायद कोई सख्त कार्रवाई करते हुए कुछ न कुछ जरिए से इन चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबकी निगाहें टिकी होंगी कि पहले तो राजस्थान में क्या होगा और फिर छत्तीसगढ़ में जो विद्रोह के सुर नजर आ रहे हैं उनका क्या होगा। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उसमें ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार
बनी है 3 पार्टी से, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हाल में शरद पवार ने बयान दिया कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस एक ऐसी जमींदार है जिसको अपनी हवेली का रखरखाव ठीक से नहीं आता। साथ में शरद पवार ने यह भी कहा था कुछ दिन पहले कि कांग्रेस के बिना कोई भी थर्ड फ्रंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बीच में जो पूर्वी केंद्रीय मंत्री हैं और शिवसेना लीडर अनंत गीते, तो उन्होंने कहा है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उसमें कहा है कि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है वो केवल एक एडजस्टमेंट था, एक समझौता था, और शरद पवार को वो अपना मुखिया इसलिए नहीं मानते क्योंकि शरद पवार ने कांग्रेस के पीठ में छुरा खोपा था और 1995 में उन्होंने 1999 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि जब शरद पवार कांग्रेस के नहीं हुए तो वो शिवसेना के क्या होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ये एडजस्टमेंट चल रहा है ये चलेगा, लेकिन जब हम अलग हो जाएंगे तो शिवसेना का लीडर सिर्फ एक है और वो है बाला साहब ठाकरे। अब आपको ये बता दें कि जो एक परसेप्शन शरद पवार के बारे में बनता है कि वही आर्किटेक्ट है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के लिए। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार अगर चल रही है तो शरद पवार की छवि इस तरीके से बनी हुई है कि उनकी वजह से ये तीनों पार्टीज एकजुट हैं। तो आज इस चीज का जो परसेप्शन है उसको ध्वस्त करते हुए अनंत गीते ने ये साफ कर दिया कि ये जो समझौता है ये जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, नहीं चलेगा तो बाला साहब ठाकरे ही इनके हेड होंगे। लेकिन अनंत गीते के बयान से ये साफ हो गया है कि शिवसेना को शरद पवार पर भरोसा नहीं है। ये एक बड़ा बयान है अपने आप में। और अगर 3 सहयोगी दल अगर एक साथ सरकार में हो और अगर एक सहयोगी दल ये कह रहा हो कि जो दूसरा सहयोगी दल है उसने एक के पीठ में छुरा भोंका है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं भरोसे की कमी जरूर आ गई है। लेकिन ये जो भरोसे की कमी है ये कितने दिन तक आगे चलेगी एक बड़े समझौते के रूप में। और कोई भी सरकार अगर समझौता या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलती है तो अगर डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, विरोधाभास ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस गठबंधन को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। तनातनी चल रही है कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच, और अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग सुर में ध्वनियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। लेकिन इसको एकजुट कैसे किया जाएगा? क्या शरद पवार इसे एकजुट कर पाएंगे? क्या शरद पवार 5 साल का जो कार्यकाल है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का, क्या उसे वो पूरा करवा पाएंगे? ये सारे अहम सवाल हैं। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो रस्सी है उसमें ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ऐठन आने लगी है, और ऐठन आती है तो एक वक्त ये भी आता है कि वो ऐठन से रस्सी टूट जाती है। तो 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।